हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द टेस्ला लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन उस टॉपिक पर चलने से पहले अपने को कुछ प्रीवियस जो हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ गैसेस के बारे में, उनको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ गैस। दो जगह पर बाइंडिंग ऑफ गैस होती है, एक तो होगी एल्वियोली पर और दूसरा होती है टिश्यू लेवल पर। एल्वियोली लेवल पर सिर्फ हमने पढ़ी थी ये बात कि एक ही फैक्टर डोमिनेंट रहता है एंड दैट इज सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। वहीं अगर मैं बात करूं टिश्यू के ऊपर, तो टिश्यू के ऊपर 5 फैक्टर डोमिनेंट रहते हैं। 5 फैक्टर कौन से? लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+, चाहे तो आप इसको कह सकते हो कि सर pH कम है, या फिर मैं कहूँ एसिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 2,3 DPG बोले तो डाई फॉस्फोग्लिसरेट। ये हम लोगों ने बात करी थी कि सर डाई फॉस्फोग्लिसरेट या फिर मैं कहूँ बिस फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड हम कह सकते हैं। ये एक बाई प्रोडक्ट होता है जो बनता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। देखो बच्चों ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं कि एल्वियोली पर कौन से इवेंट्स होंगे सर? जब एक फैक्टर डोमिनेंट होगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, उस समय ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में एसोसिएशन शो करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये प्रमोट करती है डिसोसिएशन को। डिसोसिएशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। किससे? हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को बच्चों आज की क्लास के लिए थोड़ी ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पर हो रहा है सर? ऑक्सीजन का एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ हो रहा है एल्वियोली लेवल पर। और इस चीज़ को कितने फैक्टर जो है वो अफेक्ट करने वाले हैं? तो भैया एल्वियोली के ऊपर सिर्फ एक फैक्टर रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूं टिश्यू के अंदर 5 फैक्टर्स रहेंगे। देखो इवेंट्स ऑफ टिश्यू के ऊपर क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। आज की हमारी क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, जो कि चलता है टिश्यू लेवल पर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ये एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। ये वाला इवेंट भी कहाँ हो रहा है बच्चों? ये वाला इवेंट भी टिश्यू पर हो रहा है। और इन दोनों इवेंट को सर, इसको भी और इसको भी, इन दोनों इवेंट को 5 फैक्टर कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, इस टॉपिक के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर हम यहाँ पर डिसोसिएशन कर्व क्यों पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन कर्व क्यों नहीं पढ़ रहे? देखो बेटा, हमारा जो ये टॉपिक है ये क्या है सर? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है सर? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यू। ठीक बात है सर, एल्वियोली से टिश्यू पर होता है। अच्छा, टिश्यू पर आकर क्या होगा ब्लड के अंदर सर? टिश्यू पर आकर ब्लड में से ऑक्सीजन टूटेगी और टिश्यू के पास में डिलीवर हो जाएगी। इसका मतलब टिश्यू के लेवल पर डिसोसिएशन ही तो हो रहा है। हाँ सर, बिल्कुल डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब हम लोग डिसोसिएशन को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के साथ। इसीलिए बेटा यहाँ पर हम लोग डिसोसिएशन पढ़ते हैं, ना कि एसोसिएशन कर्व। अभी देखो, अगर तुम इस कर्व में भी देखोगे, ये मैंने तुम्हारे सामने जो बना रखा है ये एक कर्व है, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके अंदर अपने को सबसे पहले कुछ बेसिक एलिमेंट्री आइडिया लेना है। देखो इसमें देखोगे एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने लिया है सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg। वहीं मैं बात करूँ एक्स वाई एक्सिस के ऊपर लिया है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। सर ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन थोड़ी मुश्किल होगी। चलो कोई बात नहीं, आओ देखो इसको मैं और आसान कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ध्यान से देखना, अभी अगर मैं बात करूँ मेरे पास में ऐसे मानो ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, हमने मान लिया ये एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। अब ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के ऊपर हमें पता है कि सर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। मतलब हर एक कोने के ऊपर अगर मैं बात करूं तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे पास में बाइंड करता है। सर यहाँ भी एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ भी एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, यहाँ भी एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा, और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इधर बाइंड करता है। तो बेटा देखो,
अगर चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़े जुड़े हुए हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो सर हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन इज़ 100% सेचुरेटेड। बहुत बढ़िया, ये बात समझ गए तुम लोग। अब देखो, अगर मैं यहीं पर ऐसे बनाऊँ, सर हमारे पास में ये एक अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ कि एक और हमारे पास में हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज़ हीमोग्लोबिन का एक और मॉलिक्यूल है, और सर इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर भी यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? इधर ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 ऑक्सीजन है। तो आप क्या बोल सकते हो? सर हम कह सकते हैं ना 75% सेचुरेटेड है। बिल्कुल कह सकते हो आप 75% सेचुरेटेड है। अगर इसी तरीके से आप एक और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हो, सपोज मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पर सपोज आप एक और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हो। इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या कर रहे हो? सर और ऑक्सीजन बिठा रहे हो। मानो सपोज सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 50% सेचुरेशन है। और सर अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं है तो देखो, जैसे मैं ऐसे बनाऊँ इसके अंदर, बेटा ये वाला जो हमारे पास में मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंडेड है, तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम सर कह सकते हैं ना कि हीमोग्लोबिन इज़ 25% सेचुरेटेड। बस यही बात समझनी है। अगर टोटल हीमोग्लोबिन के साथ में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोल देंगे सर 25% सेचुरेटेड। अगर हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं तो हम क्या बोल देंगे? 50% सेचुरेटेड। अगर हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल हैं तो हम कहेंगे 75% सेचुरेटेड। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पर अगर चारों ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, फुलफिल्ड हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर 100% सेचुरेशन है। तो ये ग्राफ भी अभी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100% सेचुरेशन को, और ये 100% सेचुरेशन। बताओ मेरे को एक चीज़ बताओ, सर सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ पर जुड़े होंगे? क्या टिश्यू लेवल पर जुड़ेंगे या फिर एल्वियोली लेवल पर जुड़ेंगे? सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं हमारे पास में एल्वियोली लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये जो ए पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्वियोली को। और एल्वियोली पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कितना रहता है? सर 104। तो बिल्कुल 104 हम लोगों ने लिख दिया। बच्चों देखो, इसमें एक राज की बात भी छुपी हुई है। बता दो तुम्हें राज की बात। देखो सुनना, ये जो कर्व है ये हमारी बॉडी में प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। सर क्या बात कर रहे हो? ये हमारी बॉडी में पॉसिबल ही नहीं, तो हम बना कैसे रहे? देखो ध्यान से सुनना, इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो कर्व नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। इसका थोड़ा पार्ट जो है, सम पार्ट ये बनेगा नॉर्मल स्टेट में, फॉर्म्ड इन नॉर्मल स्टेट। और वहीं अगर मैं बात करूं इसके कुछ पार्ट की, सम पार्ट, वो बनेगा फॉर्म्ड ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। देखोगे? थोड़ा सा देखना चाहोगे? आओ देखो। तो पहले इस चीज़ को समझ कर आते हैं अपन, फिर अपन बात करेंगे सर फिर आपने ये ग्राफ बनाया कैसे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। सर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करता हूँ 75%, इस 75% वाले मार्क के ऊपर मैं आता हूँ, और इधर से भी इस 75% वाले मार्क पर मैं आ रहा हूँ, इस 75% वाले मार्क पर। जब मैंने यहाँ पर पार्शियल प्रेशर चेक किया तो यहाँ पर मेरे को कितना पार्शियल प्रेशर मिला? सर 40 mmHg। और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा भी था इस चीज़ को कि सर 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें मिलेगा टिश्यू लेवल के ऊपर। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली हम लोगों को कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलेगी? ये हमें मिलती है टिश्यू के ऊपर। टिश्यू पर हम लोगों को ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसका मतलब तो सर फिर ये हुआ कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ये वाला पार्ट पॉसिबल है,
ये वाला पार्ट पॉसिबल है। इस पार्ट के अलावा तो कोई सा पार्ट बन भी नहीं सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए। हाँ सर सही कह रहे हो आप, इसके अलावा कोई और दूसरा पार्ट बनेगा भी नहीं। अब देखो, जब अच्छा 75% मतलब जैसे ही ये मॉलिक्यूल था, ये चला, ये मॉलिक्यूल चला हमारा एल्वियोली से, ये पहुंचा टिश्यू के पास, टिश्यू के पास उसने देखा ऑक्सीजन की कमी है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिलीवर कर दिया। फिर इसके बाद में सर ये और बाकी के दो नहीं करेगा? नहीं करेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करता है ये। नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये कब करेगा? ये इंतज़ार करता है थोड़ी एक्सटेंसिव कंडीशंस का, जब बॉडी को थोड़ी और ज़रूरत होती है। देखो, अगर इस कंडीशन पर आते हैं, 50% वाली कंडीशन पर आते हैं कि भाई 50% मतलब इसने 2 मॉलिक्यूल डोनेट कर दिए, तो ये आपको, ये वाला जो पॉइंट है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। सर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 25 to 30 के बीच में वेरी करता है। आप इस चीज़ को NCERT से भी एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है सर 25%, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पार्शियल प्रेशर सपोज़ मैंने मान लिया 20 mmHg है। तो देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट C पॉइंट, सर ये पॉइंट हम लोगों को कहाँ देखने के लिए मिलेगा, या ये D पॉइंट हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? बेटा दिमाग में एक चीज़ तो बना कर रखो, सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में B से नीचे नॉर्मल कंडीशन में ग्राफ नहीं आएगा। लेकिन सर फिर भी आप कह रहे हो कि C पर या D पर जा रहा है, तो ये भी कहाँ बनेगा? ये भी बनेगा तो सर टिश्यू के ऊपर ही बनने वाली, तो ये चीज़ें टिश्यू पर ही, मतलब टिश्यू को ही डिलीवर की जाएगी ऑक्सीजन। और तो हमारी बॉडी की मैक्सिमम रीच, अगर मैं बात करूं ब्लड की, मैक्सिमम रीच हमारी बॉडी में वो टिश्यू फ्लूइड होता है बेटा, वो सेल को अप्रोच नहीं कर सकता है डायरेक्टली बेटा। तो देखो यहाँ पर बनेगा तो ये टिश्यू में, लेकिन सर कब बनेगा? तो ये वाली जो कंडीशन आती है, इस कंडीशन को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ये जो डी वाली कंडीशन है, दिस इज एक्सटेंसिव फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कंडीशन। तो बच्चों फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर फिर ये ग्राफ को बनाया कैसे? देखो बच्चों, यहाँ पर जो ग्राफ को बनाया था वो बनाया था विद लिविंग आइसोलेटेड सेल्स इन लेबोरेटरी। ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया है। अब देखो इस चीज़ का एक प्रूफ और मिलता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर, अगर ये हमारी बॉडी के लिए ग्राफ होता तो हमें क्या देखने के लिए मिलता? सर ए के ऊपर हमें प्रेशर मिलता 104, यहाँ पर ये जो टिश्यू था, टिश्यू पर हम लोगों को प्रेशर मिलता 40। तो हमारा जो कर्व आना चाहिए था वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी सर, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये हम लोगों को कर्व देखने के लिए मिला है। तो सर हमें ये स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए थी, ये कर्व क्यों मिल रहा है? बेटा देखो, इस चीज़ को अभी पढ़ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है नीट के सिलेबस में, लेकिन जब आप MBBS में जाएंगे तब आप इस चीज़ को पर 100 ml के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। वहाँ पर हम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम करते हैं और देखते हैं कि इसकी बाइंडिंग किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, किस तरीके से इसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस चीज़ को अपन वहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अभी अपन इसको पॉज करते हैं। देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं कि सर इसकी शेप कैसी होती है। भैया इसकी शेप होती है सिग्मोइड। चलो बच्चों, इसमें हम आगे चलेंगे। शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये वाला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा। देखो बेटा, ये चीज़ डिपेंड करती है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन पर, कि डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या है। तुम सब बातें छोड़ो, सिर्फ एक पॉइंट याद रखो, वो है डिमांड का, कि डिमांड अगर ज़्यादा होगी, सर डिमांड ज़्यादा होगी इसका मतलब, सर डिमांड ज़्यादा होगी ऐसे समझो कि मैं भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, तो मेरी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी। तो वो वाली कंडीशन जो होगी, उस कंडीशन में राइट शिफ्ट। और डिमांड कम होने पर, मतलब मैं मस्त AC चला के सो रहा हूँ, कमरे के अंदर आराम से बैठा हूँ, तो उस समय ये लेफ्ट शिफ्ट होगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा अभी अपन आगे सीखते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना। तो इसके पीछे के अपन कुछ एक रीजंस देखेंगे
ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ वगैरह वगैरह, एक एक करके देखते हैं। देखो बेटा, ध्यान से सुनना। अब एक ही चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है, वो है डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूँ डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ रही है, मैं कह रहा हूँ अगर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रही है मतलब शिफ्ट हो रहा है राइट साइड के अंदर। यहाँ पर डिमांड फॉर ऑक्सीजन क्या हो रही है सर, बढ़ रही है। इस तरफ मैं क्या कह रहा हूँ, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है सर, घट रही है। तो देखो ध्यान से सुनना, डिमांड ऑफ फॉर ऑक्सीजन के लिए अगर डिमांड बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट होगा। तो मेरे को एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है। वहीं अगर मैं बात करूँ अगर डिमांड कम होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा बेटा, ज़्यादा रहेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा चल रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो H+ भी ज़्यादा होगा, एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। वहीं अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा कम, H+ की और एसिडिटी होगी कम। देखो अब पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो सर यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, तो पीएच क्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नेचर ज़्यादा रहेगा ब्लड का। वहीं अगर मैं बात करूँ जिस समय डिमांड ज़्यादा है उस समय यहाँ पर पीएच की अगर बात करें तो पीएच घटती है सर। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, देखो टेम्परेचर के अंदर क्या सीन है बेटा, अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, तो मेरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना आपका, तो देखो टेम्परेचर बढ़ता है। अगर मैं आराम से सो रहा हूँ एसी चला के तो क्या होगा सर, आपका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, 37 डिग्री रहेगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ 2,3 DPG, बेटा ये कंपाउंड है जो कि बाई प्रोडक्ट है किसका, इट इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है। अब देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, इसका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो मतलब ये ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब 2-3 DPG अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, तो मतलब राइट शिफ्ट। वहीं अगर मैं बात करूँ अगर ये कम है तो लेफ्ट शिफ्ट सर। अच्छा P50 के ऊपर, ये P50 क्या होता है बेटा, इसको एक बार के लिए अपन होल्ड करेंगे, इसको पहले समझ के आते हैं। देखो P50 क्या होता है, P50 द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन बिकम्स सैचुरेट विद ऑक्सीजन। आओ देखो ग्राफ से समझते हैं इस पॉइंट को। सर हमारे पास में ये ग्राफ था, इस ग्राफ में हमने देखा एक पॉइंट है जहाँ पर हमारा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट है, ये 50% सैचुरेट है। तुम देख पा रहे हो जैसा कि इस ग्राफ के अंदर देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है सर, 50% हीमोग्लोबिन है, उसके पास तो ऑक्सीजन है, बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल थे 2 मॉलिक्यूल डोनेट कर चुका है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर आएगा, दिस पार्शियल प्रेशर विल बी P50, दिस पार्शियल प्रेशर विल बी P50, इसी को हम लोग P50 का नाम देते हैं बेटा। तो ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहाँ पर 50% हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, सैचुरेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कह सकते हैं सर P50। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो P50 सर, अगर P50 बढ़ेगा तो क्या होगा और घटेगा तो क्या होगा। हाँ देखो सवाल बढ़िया है, तो इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे एक पॉइंट से। देखो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। ऐसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, इसमें मैंने 2 कर्व बना लिए, 1 और 2 कर्व बना लिए। अब 2 कर्व में P50 वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है, ये पहले वाले की मान लेते हैं और ये वाली दूसरे वाले की मान लेते हैं 50%। तो एक बात बताओ, ये वाली है P डैश और इसको मान लेते हैं हम P डबल डैश। तो एक बात बताओ, जो वैल्यू ज़्यादा है, जिसके लिए 50% वैल्यू
ज़्यादा आ रही है, 50% मतलब बोले तो P50 यहाँ पर ज़्यादा आ रही है, वो वाले का कर्व राइट साइड के अंदर है सर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। और जिसके लिए कम आ रही है उसमें उसमें सर वो लेफ़्ट साइड के अंदर होगा। तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि अगर P50 ज़्यादा तो कर्व जाएगा राइट साइड के अंदर, और अगर P50 कम तो कर्व जाएगा लेफ़्ट साइड के अंदर सर, लेफ़्ट साइड के अंदर जाएगा। ठीक है सर, एफिनिटी का कैसे पता चलेगा? देखो इस चीज़ से एफिनिटी भी तो जोड़ सकते हो। एक हमारे पास में वो ग्राफ है जो कम प्रेशर पर 50% जुड़ के बैठा है, एक हमारे पास में वो ग्राफ है जो ज़्यादा प्रेशर पर 50% जुड़कर बैठा है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर ये जो P डैश वाला ग्राफ है ये थोड़ी ज़्यादा एफिनिटी रखता है, ये बाइंडिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा रखता है। तो जब ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा होगी तब वो कर्व आएगा लेफ़्ट साइड में, इसका मतलब उसकी डिमांड होगी कम, और जब एफिनिटी कम होगी तब वो जाएगा हमारे पास में राइट साइड में। तो बेटा तुम किसी भी पॉइंट को सिर्फ एक ही पॉइंट से सॉल्व आउट कर सकते हो, और वो है हमारे पास में डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन अगर बढ़ेगी तो कर्व शिफ्ट होगा राइट साइड के अंदर। अब अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है समझने में तो वो थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करें और इस चीज़ को देख सकते हैं बेटा। चलो अब हम इस कंसेप्ट के करेंगे कुछ क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि किस टाइप के हमारा नीट का पेपर बनता है। तो देखो मैंने कुछ एक क्वेश्चंस तुम्हारे लिए तैयार किए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बातें करते हैं। आओ सुनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी ऑफ बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ रही है सर। अच्छा सर, तो P50 बताओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीधा सीधा कोई चीज़ दे दी, इसने सीधा पूछेगा, ये दो चीज़ों को लिंक करके पूछेगा। क्या कह रहा है कि P50 बताओ, P50 के साथ में क्या बीमारी होगी। तो अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो देखो हम इन चीज़ों को सीधा का सीधा करेंगे कर्व से। एक सीधी बात देखो, अगर मेरे पास में दो कर्व हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर्व A वाला और दूसरा कर्व है हमारे पास में B कर्व। देखो अगर ये कह रहा है एसिडिटी बढ़ रही है तो हम लोग इस कर्व में यहाँ पर टेबल में अभी देखा था हमने, एसिडिटी का बढ़ना कौन सी तरफ लेकर जा रहा है, हमें राइट साइड लेकर जा रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ राइट साइड में बना हुआ है, यानी कि बी वाला जो ग्राफ है इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी उसका P50 भी क्या होगा सर, उसका P50 भी होगा ज़्यादा। तो अगर बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है तो P50 बढ़ेगा। अच्छा सर, अगर मैं यहीं पर तुमसे पूछूं कि बताओ बाइंडिंग एफिनिटी, तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी सर, बाइंडिंग एफिनिटी तो उल्टा होती है P50 के, तो सर बाइंडिंग एफिनिटी हो जाएगी यहाँ पर कम। देखो बेटा, चलो सर ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बॉडी क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, तो बताओ P50 का क्या होगा। अगर सर ऑक्सीजन के लिए डिमांड बॉडी के अंदर बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ती है तो ऑक्सीजन के लिए डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट होगा राइट साइड के अंदर, और राइट साइड के अंदर जब जाएगा तो P50 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर हम लोग सीधा ही कह सकते हैं बेटा इस टेबल से कि यहाँ पर भी P50 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। आप ग्राफ से चाहो तो इसमें ग्राफ बना लो। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की बात हो रही है सर, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो हमें पता है कौन सी शिफ्ट होगी सर, राइट शिफ्ट होगी तो यहाँ पर P50 का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगी बेटा। देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन और कराओ सर, और देखो क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने खूब प्रिपेयर किए हैं तुम्हारे लिए। एक मैं यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ, मैंने मान लो 3 ग्राफ बनाए हैं, ये 1 2 और 3 ग्राफ बनाए हैं। देखो A B और C ग्राफ, इनमें से अगर मैं बात करूँ, ये जो A वाला ग्राफ है, ये A ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे को मैं 3 कंडीशन दे रहा हूँ। एक मैं दे रहा हूँ नॉर्मल स्टेट, एक कंडीशन में तुम्हें दे रहा हूँ हाइपोथर्मियल स्टेट, थर्मल स्टेट, एक मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ फीवर स्टेट।
तुम्हें बताना है ए कौन सा, बी कौन सा और सी कौन सा। देखो बहुत ही सिंपल है सर, कैसे करेंगे, सिंपल तो है पर हमें तो आता ही नहीं करना। देखो सिंपल चीज़ें चलते हैं, हम बात करते हैं अपनी टेबल की। देखो इस टेबल के अंदर शिफ्ट लेफ्ट के अंदर कब हो रहा था, जब टेम्परेचर क्या था सर, टेम्परेचर था कम। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर जितना कम उसका शिफ्ट उतना ज़्यादा लेफ्ट। हाँ सर उतना ज़्यादा लेफ्ट। तो जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट, सबसे लेफ्ट के अंदर बन रही होगी ए, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा। हाँ सर बिल्कुल सबसे कम होगा। तो देखो हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मल स्टेट मतलब जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, नॉर्मल से भी कम होता है, उस समय की बात है। तो इसका मतलब ए वाला जो कर्व है वो 100% हाइपोथर्मल स्टेट के लिए होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। अच्छा नॉर्मल स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल स्टेट में सर नॉर्मल वाला है ना बी वाला। फीवर वाले में सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर कर्व जाएगा राइट साइड के अंदर, तो इसे हम लोग बोलेंगे राइट शिफ्ट शो करेगा। अच्छा सर हाँ ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ में आया। चलो तो एक क्वेश्चन और आगे चलते हैं। देखो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल अप करके दे रहा हूँ। देखो हमारे पास में दो कर्व है, एक क्वेश्चन ये वाला बनता है, एक तो ए कर्व एक बी कर्व। दोनों को ही हम एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे दोनों कर्व्स को। ये वाला एक ही कर्व दे रखा है, ये एक ही कर्व दे रखा है। इस एक कर्व के अंदर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ वाला पॉइंट ए, यहाँ वाला पॉइंट बी पॉइंट। तो देखो जो ए वाला पॉइंट है, ये ए पॉइंट किसका, ये ए ग्राफ किसका, तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर है। थोड़ा मेरे को बताना, अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कर्व ए वाला बनेगा या बी बनेगा। तो सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब पहले से ऑक्सीजन बहुत सारी है। अच्छा पहले से ऑक्सीजन बहुत सारी है, इसका मतलब डिमांड कम की बात हो रही है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सर ए में। वहीं अगर मैं इसी से कंपेयर करूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सर ऑक्सीजन कम है तो डिमांड ज़्यादा है, तो वो कौन सी साइड शिफ्ट करेगा सर, ये शो करेगा राइट शिफ्ट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे बी साइड के अंदर जाएगा सर। ठीक है, अगर मैं इधर ही पूछूँ तुमसे कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, तो सर इधर भी सेम ही होगा, इधर भी वही ए और बी। चलो मैं इनको अलग उससे लिख लेता हूँ, ऐसे इनको रिप्रेजेंटेशन इनको कर लेंगे हम पी और क्यू से, कि इनका पॉइंट कौन सा। तो एक बात बताओ, ये पी वाला पॉइंट है मतलब 100% सेचुरेटेड अभी तक डिलीवर नहीं किया, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो मैं कह सकता हूँ सर ये पी वाला है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ ये क्यू वाला, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमें भी पता है सर 75% वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो था, जहाँ पर 40 mmHg का प्रेशर आ रहा था। हाँ सर बिल्कुल। तो अब देखो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा सुनना, और इसके अंदर मैं तुम्हें और क्वेश्चंस देता हूँ। अगर यहाँ पर तुमसे पूछा जाए कैरोटिड आर्टरी और जगलर वेन के लिए पूछ लिया जाए। अगर तुमसे यहीं पर पूछ लिया जाए सर, जैसे मैं कह सकता हूँ पल्मोनरी आर्टरी के लिए पूछ ले, अगर ये पल्मोनरी वेन के लिए पूछ ले, तो सर यहाँ पर क्या कहेंगे। तो देखो कैरोटिड आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला ए और पी वाले पॉइंट आ जाएंगे। और जगलर वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले पॉइंट आ जाएंगे बी और क्यू। इसके अलावा हमारे पास में दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन, और दूसरा हमारे पास में अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरा है अम्बिलिकल वेन। देखो सर पल्मोनरी आर्टरी की अगर मैं बात करूं, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड, बेटा एक्सेप्शन है ये हमारे पास में एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलता है देखने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं अगर मैं बात करूं इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
तो हम क्या कह सकते हैं सर, ये डीऑक्सीजनेटेड वाले पॉइंट शो करेगी, मतलब बी और क्यू। अम्बिलिकल आर्टरी भी बी और क्यू पॉइंट शो करेगी। वहीं अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करूँ तो ये ऑक्सीजनेटेड वाले पॉइंट शो करेगी ए कॉमा पी। इधर अम्बिलिकल वेन भी क्या शो करेगी, ए कॉमा पी, ए कॉमा पी। देखो बेटा, ये हुए हमारे कुछ एक सवाल जो थोड़े थोड़े इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए, ठीक बात है। इसके बाद में हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी इसके अंदर बाकी है। देखो, उस क्वेश्चन की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। वो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, इसमें भी हमारे पास में 3 है, इसमें भी हमारे पास में 3 कर्व दे रखे हैं, कर्व ए, कर्व बी, कर्व सी। अब देखो 3 नाम मैं भी यहाँ पर ले रहा हूँ। एक है मायोग्लोबिन, दूसरा है हमारे पास में हीमोग्लोबिन फॉर फीटस, तीसरा है हमारे पास में हीमोग्लोबिन फॉर एडल्ट। देखो, यहाँ अगर हम लोग बात करें तो बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, व्हाट इज मायोग्लोबिन? सर, मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, पिगमेंट ऑफ मसल, तो एक तरीके से मैं ऐसे कहूँ तो सर ये गैसियस ट्रांसपोर्ट ही करवाता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है मसल का। सर इसके लिए इसके पास में हाईएस्ट एफिनिटी होती है, हाईएस्ट एफिनिटी, इसके पास हाईएस्ट एफिनिटी होती है। किसके लिए हाईएस्ट एफिनिटी होती है? सर हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हाईएस्ट एफिनिटी होती है। और जिसकी एफिनिटी जितनी ज़्यादा, तो हमने उस ग्राफ चार्ट में पढ़ा था, इसमें टेबल में पढ़ा था कि एफिनिटी जितनी ज़्यादा उतना ही वो कौन सी तरफ आएगा? सर लेफ़्ट साइड आएगा। तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा एफिनिटी कोई शो कर रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं? सर वो सबसे लेफ़्ट वाला कर्व बनाएगा, मतलब कि ए। अब फीटस और एडल्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये बात तो हमें पहले से पता है कि सर गामा चेन जो होती हैं उनकी एज़ कम्पेयर टू बीटा चेन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एफिनिटी ज़्यादा वो लेफ़्ट साइड के अंदर बी, और एडल्ट के लिए लास्ट के अंदर राइट वाला, सबसे राइट वाला कर्व सी। तो ये हमारे हुए भैया आज का टॉपिक था अपना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या मैं कहूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कल हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पर, अगले लेक्चर के अंदर, कल होगा परसों होगा, देखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना अपना, टाटा।